हेलो टीचर्स, आरपीएससी तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। और इसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अपने जो है फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, उसका फर्स्ट पार्ट जो है इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति, इसको पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका अच्छी तरह से रिविज़न हो जाए। तो इसमें आपके पास 5 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। ये अपना 6 नंबर का वीडियो है, जिसमें क्या करने वाले हैं हम, मुगल कालीन कला साहित्य और स्थापत्य के क्या करने वाले हैं, पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अब तक आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है, ये अपनी दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू के लिए। तो आप भी ये बुक ले सकते हैं। और वैसे आपको ये पार्ट वाइज ये बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्या करते हैं, आपका रिवीजन शुरू करते हैं, जिसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। ये पूछा है आपसे स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट में 17 नवंबर 2024 को। तो पहला है अपने पास अजमेर के किले, इलाहाबाद के किले, लाहौर के किले और आगरा के किले। तो इसका आंसर अपने पास होगा आगरा के किले में क्या स्थित है, जहांगीरी महल स्थित है। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो देखते हैं क्या लिखा है। जहांगीरी महल जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह के महल की नकल करके बनाया गया है। ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह, उन्होंने भी क्या है जहांगीरी महल बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने एमपी में स्थित है, ओरछा एमपी में स्थित है एक महल इस तरह का जहांगीर महल जो है। तो इसकी नकल करके आगरा के किले में ये बनाया जहांगीरी महल अकबर ने। और जहांगीर कौन था, आप सभी को पता है कि अकबर का पुत्र था। तो ये अकबर का सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य है और पूर्णतः हिंदू शैली में ये बना हुआ है। और इस महल में संगमरमर का मतलब मार्बल का जो है अल्प प्रयोग किया गया है। क्या है यहाँ पे, मार्बल का अल्प प्रयोग किया गया है और कड़ियाँ और तोड़े का यहाँ पे प्रयोग इसकी विशेषता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा। ये पूछा है आपसे स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन में अपने 15 अक्टूबर 2022 को। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अबुल फजल, बदायूनी, फरिश्ता और निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अपने पास में अबुल फजल। तो अबुल फजल जो हैं उनको क्या है, भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ ऐसा इनके लिए कहा है। तो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तानसेन के बारे में क्या दिया हुआ है। तो जो तानसेन है वो क्या है, तानसेन अकबर के दरबार में तानसेन प्रमुख संगीतज्ञ था। अकबर के दरबार में क्या थे, तानसेन जी प्रमुख संगीतज्ञ थे, मतलब संगीतकार थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे, ध्रुपद शैली में गायन करते थे। ये कौन सी शैली में गायन करते थे, ध्रुपद शैली में। तानसेन ने ध्रुपद गायन को और विकसित किया, जिसमें भारतीय संगीत की विशेषताएं विद्यमान थी। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर को रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तानसेन को अकबर, मतलब तानसेन जो है उनको अकबर को किसने भेंट किया था, तो अकबर को भेंट किया था रीवा के जो राजा थे। रीवा कहाँ है, एमपी में। तो रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया था। और वृंदावन के बाबा हरिदास जो थे, तो वो कौन थे, तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप याद रखें, बाबा हरिदास थे। और ये जो बाबा है इनका संबंध कहाँ से आता है, वृंदावन से आता है। तो ये बात कर ली। और हरिदास जी जो हैं इनका प्रमुख केंद्र क्या है, तो इनका प्रमुख केंद्र आता है मथुरा। ये अपने देखा था नोट्स में। तो इनका प्रमुख केंद्र आता है मथुरा में। और ये जो है निवासी कहाँ के, तो आपने देखा ये निवासी है वृंदावन के, जो कि यूपी में आता है। मथुरा भी यूपी में ही आता है अपना। और चैतन्य महाप्रभु के ये क्या थे, शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु के तो ये शिष्य थे। और जो तानसेन थे उनके संगीत गुरु कौन थे, हरिदास जी। तो ये यहाँ पे बात लिखी हुई है। तानसेन का पुराना नाम क्या मिलता है, रामतनु पांडे मिलता है या फिर तन्ना मिश्र मिलता है, ये हमने देखा था।
तो ये बात हो गई इनकी। और ग्वालियर एमपी में क्या है, इनका जन्म हुआ था, किसका, तानसेन जी का। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी तानसेन को, कंठा भरण वाली वाणी विलास की। तो ये हमने अपनी ट्रिक के माध्यम से भी देखा था। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमने जो अकबर के जो भी संगीतकार थे उनको याद किया था तो कैसे किया था। पहले इसको देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो उसने क्या किया, राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल शिक्षा में, ग्वालियर स्कूल में क्या की, एजुकेशन प्राप्त की। उसका मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। अबुल फजल ने लिखा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ है। तो यही आपसे क्या है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए यही पूछा है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। तो यही किसने लिखा है, तो ये लिखा है अबुल फजल ने। तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ है। और उल्लेखनीय है कि अकबर स्वयं बहुत अच्छा क्या करता था, नकारा मतलब नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या करता था, खुद नगाड़ा बजाता था। और मुग़ल संगीत का प्रारंभ भी किसने किया था, अकबर ने ही किया था। और मुग़ल जो संगीत कला का स्वर्ण काल है वो भी अकबर के काल को ही माना जाता है। और अबुल फजल ने जो है अकबरनामा में क्या किया, 36 गायकों और संगीतकारों का क्या किया है, उल्लेख किया है। अब हम क्या करते हैं, जो अपने ट्रिक पढ़ी थी उसको रिवाइज करते हैं। तो इस ट्रिक को मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये ट्रिक थी अपनी क्या, ये ट्रिक थी हमारी हरी राम गोपाल जो है और ताऊ। हरी राम गोपाल ताऊ ने क्या किया, चांद पर क्या देखा था, चांद पर सुबह बाज को देखा था। क्या देखा था, सुबह बाज को देखा था। किसने, हरिराम गोपाल ताऊ ने चांद पर सुबह बाज को देखा था। तो हरिराम से तो अपने एक हो गए हरिराम, गोपाल से अपने दूसरे हो गए कौन, गोपाल। और हरिराम से एक और आते हैं, तो ये राम से आ जाएंगे दूसरे कौन, रामदास। तो हरिराम से एक हो गया और राम से दूसरा हो गया। इसी तरह से तीसरा हो गया अपने पास गोपाल। अब ताऊ से कौन आएगा, तो ताऊ से आएगा तानसेन। तो ताऊ से आ गए अपने तानसेन, जो कि 4th नंबर पे आ गए। अब चांद पे देखा, तो चांद पे देखा तो चांद खा हो गया, तो चांद का हो गए 5th नंबर पे। अब सुबह देखा, तो सुबह से सू से क्या हो गया, सू से 6th पे आ गया अपने पास सुजान खां। क्या हो गया, सुजान खां हो गया। और सुबह, तो बे, ये बे याद रखें, सुबह की जगह आप बे याद रखें। तो बे से 2 आएंगे यहाँ पे। कौन कौन हमने याद किए थे, बेजू बाबरा याद किया था एक तो, और कौन सा याद किया था दूसरा, कमेंट बॉक्स में लिखें। याद किया था बेजू बख्श। तो इस तरह से ये 2 हो गए बे से। अब बाज को देखा, तो बाज से क्या आ जाएगा अपना लास्ट 9 नंबर का आ जाएगा बाज बहादुर खां। तो इस तरह से क्या है, हमने इसको याद किया था। और इसमें भी हमने क्या डिटेल देखी थी, हरिराम जी के बारे में देखा ही था कि ये जो है निवासी तो हैं वृंदावन के, लेकिन इनका प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ पे है, ये अभी अभी हमने देखा था कहाँ पे है, मथुरा में जो है और यूपी में ये आता है अपने। और ये क्या है, चैतन्य जो महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के तो ये क्या थे, खुद शिष्य थे। लेकिन ये गुरु किसके थे, तो ये गुरु थे, अपन ने अभी पढ़ा तानसेन जी के बारे में, तो तानसेन के ये क्या थे, गुरु थे, संगीत गुरु। तो ये बात कर ली तानसेन की हमने। अभी क्या देखा था ऊपर, तो इसको क्या दी थी, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी किसको, तानसेन को। और किसने दी, तो ये दे दी अकबर ने, तो अकबर ने दे दी है। और हमने क्या पढ़ा था तानसेन के बारे में, तानसेन का नाम क्या है, तो तानसेन का नाम है रामतनु पांडे, ये हमने देख ही लिया। और दूसरा नाम अभी हमने देखा पन्ना मिश्र। तो इस तरह से क्या है, ये आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है आपको इस पे। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा, ये पूछा है स्कूल लेक्चरर में 2022 में। तुर्की सुल्तान का महल, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खां।
तो फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो आप बताएं जल्दी से किसने कहा है, किसने कहा है। ये तो इन्होंने दिया है, किस इमारत को कहा है ये आपको बताना है। तो हमने याद किया था, ये तुर्की सुल्तान के महल को क्या कहा है, स्थापत्य कला का मोती कहा है। और हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, तो ये यहाँ पे हमने ट्रिक देखी थी। फतेहपुर सीकरी में जो है क्या है, फतेहपुर सीकरी में जो जो इमारतें हैं उनकी ट्रिक हमने याद की थी। तो अभी यहाँ पे लिखने की थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, तो मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप अच्छी तरह से सुने। हमने याद किया था, जोधा दीदी तुम शेंकी को क्या करो, बाहर जाकर बुला दो। ऐसे हमने याद किया था, जोधा दीदी तुम शेंकी को बाहर जाकर बुला दो। तो इसमें क्या है, सारी जो फतेहपुर सीकरी में इमारतें हैं वो कवर हो गई। तो देखें ध्यान से, तो जो जोधा है उससे तो क्या आ जाएगा, अपना जोधाबाई का महल आ जाएगा। तो जोधा से जोधाबाई का महल हो गया, जो कि क्या थी, अपने फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ इमारत थी। अब दी से तो अपने आएगा सबसे पहले क्या है, आम आएगा, दीवाने आम। तो जो आम है वो क्या है, दरबार में आ सकते हैं, मतलब आम व्यक्ति जो है राजा से मिलने के लिए अनुमति लेकर क्या है, दरबार में आ सकते हैं। ऐसे हमने याद किया था। फिर दूसरे दी से हमने याद किया था दीवाने खास। तो दीवाने खास जो है, अब खास लोग जो हैं वो कौन होते हैं, राजा के मंत्री होते हैं। तो ऐसे ही हमने याद किया था। तो जो दीवाने खास है उसको क्या कहते हैं, मंत्रणा कक्ष कहते हैं। अब जोधा दीदी अपना हो गया। अब तुम, तो तू से याद किया था अपन ने तुर्की सुल्ताना का महल। तो तुर्की सुल्ताना का महल हमने याद किया था, और उसी को वहाँ पे बोला था कि मुग़ल स्थापत्य कला का जो रत्न है, मोती है, वो इसको कहा है तुर्की सुल्ताना के महल को। और कहा किसने था, तो पर्सी ब्राउन ने। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था, अपने जो ट्रिक बनाई थी उसमें से देख लीजिए। तो 2022 में आया है। तो अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा होगा, आगे आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो देखना क्लास के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा कि हमने सारा मतलब जो भी पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हो गई बात। तो तू से हो गया। अब मैं से आएगा मरियम महल। अब शेंकी से क्या है, शेंकी को बाहर जाके बुला दो। तो शेंकी से हो गया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मकबरा, इसको क्या कहते हैं, और सूफी संत का मकबरा भी कहते हैं। अब बाहर जाकर बुला दो, तो बाहर से हो गया अपने पास बीरबल। तो बीरबल का महल है, जिसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक भवन भी कहते हैं। और इसमें क्या है, मैक्सिमम छज्जों का यूज किया गया है। अब जाकर बुला दो, तो जाकर से हो गया जामा मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी क्या है, सबसे सुंदर इमारत है। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, सबसे सुंदर इमारत पूछे तो जामा मस्जिद बताना है, और सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ पूछे तो जोधाबाई का महल बताना है। अब अपने पास लास्ट बचा है बुला दो। तो बुला से तो आपको पता चल ही रहा होगा क्या है, बुलंद दरवाज़ा। तो इस तरह से क्या है, सारा हमने ये देख लिया कि फतेहपुर सीकरी में जो है कौन कौन सी इमारतें हैं। अब यहाँ और देख ले, इन्होंने भी दिया है। अकबर ने सलीम के जन्म के बाद क्या है, 1571 में शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से क्या किया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने का आदेश दिया। और मुख्य मेहराबदार पथ का निर्माण 1571 से 72 में करवाया। और क्या किया, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यहीं स्थित है। कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो यहाँ पे देखे अपने आ गया ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये अभी हमने किससे याद किया था, शेंकी से याद किया था। तो शेंकी से याद किया था शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, जो कि 1571 में बना था। फिर हमने याद किया था बीरबल का महल, जो कि कैसे याद किया था, बाहर जाकर बुला दो। तो बाहर से हमने ये याद किया था। तो आप भूल नहीं सकते, इस तरह से मैंने पूरा आपको याद करा दिया। और फिर से देखो रिवीजन करा रही हूँ। तो आप क्या है, वीडियो देख रहे हैं पर क्या कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे और कमेंट भी नहीं कर रहे। तो क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आता कि आपके लिए वीडियो बना क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू तो हो नहीं रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत लगती है, वॉइस के अलावा, वॉइस का थोड़ा सा इशू है अभी, क्या है ना, माइक नहीं है। तो माइक जब आ जाएगा तो आपका ये भी जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप थोड़ा सा मैनेज करके चलें। बाकी इसके अलावा जो भी आपको इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत लगती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बीरबल का महल हमने याद किया था अभी किससे, बाहर से। और बीरबल के महल को ही क्या बोला था हमने अभी, प्रशासनिक महल बोला था। क्या बोला था, प्रशासनिक महल बोला था। और इसी में क्या है, मैक्सिमम छज्जों का
यूज किया था। तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। अब जोधाबाई का महल हमने याद किया था। जोधा जोधा दीदी तुम बुला दो, तो ये हमने जोधा से याद किया था, तो ये तो आपको याद आ ही गया होगा। और ये कब बन गया था? 1572 से 73 के बीच में। सीकरी में बने सभी भवनों में आकार में ये महल सबसे बड़ा है। तो मैंने बताया था सबसे बड़ा पूछे फतेहपुर सीकरी का तो जोधाबाई में चले जाना है। और जोधाबाई के महल के समीप स्थित मरियम की कोठी एक छोटी इमारत है। अब इसको देखें कि एक मरियम की कोठी है, मतलब वही मरियम महल है जो कि एक छोटी इमारत है इसके पास में ही, जिसको हमने कैसे याद किया था? तुम में जो मैं था उससे याद किया था। फिर हमने याद की थी जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद हमने कैसे याद की थी? जाकर बुला दो, तो जाकर से याद की थी। ये बनी 1573 से 74 के बीच में। मस्जिद के दक्षिण में बुलंद दरवाज़ा है और मध्य में क्या है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। और उत्तर में नॉर्थ में क्या है? इस्लाम खां का मकबरा निर्मित है। और इस्लाम खां का मकबरा यहाँ पे है, ये हमने देखा। बुलंद दरवाज़ा हमने देखा ही था लास्ट में। बुला दो, तो बुला से हमने इसको याद किया था। और 1574 से 75 के बीच ये बना। और ख़ास महल भी यहाँ पे एक देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पंचमहल है और पिरामिड आकार में बनी ये 5 मंजिल की इमारत है। इसको क्या है? हवा महल भी कहा जाता है। और ये भवन जो है नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित लगता है। इस इमारत के स्तंभों पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के निशान उभरे हुए हैं। अब बात करते हैं तुर्की सुल्तान की कोठी की। तो तुर्की सुल्तान का जो महल है उसके बारे में। तो इस इमारत का निर्माण जो है संभवतः जो है रुकैया बेगम या फिर सलीमा बेगम के लिए करवाया गया था। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का क्या कह दिया? मोती कह दिया। तो यही हमने पूछा था यहाँ पे कि जो तुर्की सुल्तान का महल है उसको क्या कहा है? स्थापत्य कला का मोती। तो पर्सी ब्राउन ने। अब ये बनाया किसके लिए गया था? तो रुकैया बेगम या सलीमा बेगम के लिए ये बनाई गई थी। कौन सी? तुर्की सुल्तान की कोठी। तो ये सब क्या है? हमने पूरा याद कर लिया यहाँ पे। और एक दो बातें और हमने याद की थी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, जल्दी से देखें। तो फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? फतेहपुर सीकरी को अकबर की परछाई कहा था। और स्मिथ ने जो है फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा था। क्या कहा था? पत्थर में डाला गया रोमांस। किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। और फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? अकबर की परछाई कहा था फतेहपुर सीकरी को। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो कि है अपने पास में ये। निम्न इमारतों में से क्या करना है? निम्न इमारतों में से मुग़ल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें आपको बतानी है यहाँ पे। तो ये आपको छांटना है। ये भी आपके स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा है। तो पहला दिया है काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत में है क्या? पंचमहल दिल्ली में है। जामा मस्जिद संभल में है क्या? जामा मस्जिद हिसार में है क्या? तो कौन सा जो है यहाँ पे सही है उसको आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए काबुली बाग मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? तो काबुली बाग मस्जिद है तो पानीपत में ही, लेकिन इसका निर्माण जो है किसने करवाया? बाबर ने नहीं करवाया। तो ये बात है यहाँ पे। अब जो पंचमहल है दिल्ली का उसका निर्माण है जो किसने करवाया? सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है? थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है अपने पास, तो इसको वापस देखें। जो मुग़ल बादशाह बाबर है उसने तो सबसे पहले ही क्या है, मुग़ल भारत में मुग़ल काल में बनी प्रथम इमारत ही कौन सी बनाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। तो इसको तो हम गलत कर नहीं सकते, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो क्या है करते हैं हम यहाँ पे काबुली बाग मस्जिद को सही करते हैं जो कि पानीपत में है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब पहला तो सही है। अब पहला और पहला जिस ऑप्शन में वो देख लें। तो पहला फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो ये दोनों तो क्या है अपने कट हो जाएंगे। अब देखते हैं बाकी के। पंचमहल दिल्ली, तो ये है या नहीं है? तो इसका अभी पता नहीं है, तो अभी छोड़ देते हैं। जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद संभल वाली, तो जामा मस्जिद संभल में बनाई थी किसने? बाबर ने। और प्रथम पत्थर की चुनाई भी इसमें क्या करी थी? बाबर ने ही करी थी। मतलब प्रथम पत्थर जो था इसका वो भी स्वयं बाबर ने ही यहाँ पे रखा था। तो पहला और तीसरा तो अपने सही है पूरी तरह से, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा था। तो पहला तीसरा सही है। तो पहला तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो ये ही आपका आंसर है।
अब इसके अलावा जो भी दिख रहे हैं तो वो क्या है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो इनको रॉन्ग कर दें। तो अब यहाँ पे डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में अपने को दिया है, बाबर ने क्या किया, अपने आराम के लिए आगरा में क्या कराया, ज्यामितीय आधार पर आराम बाग का निर्माण कराया। क्या कराया, अपने आराम मतलब रेस्ट करने के लिए क्या किया, आगरा में आगराम किला बनवाया, आराम बाग बनवाया। तो इसको क्या है, आपको याद होगा ये। तो कैसे याद किया था, यहाँ पे आराम है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आराम है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो ए और ब, ए ब, तो ऐसे याद रह जाएगा। ऐसे है आराम बाग और ब से बाबर, तो ऐसे याद रख लें। फिर हमने पढ़ा था पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद जो भी बाबर ने बनवाई, इसकी विशेषता उसकी ईंटों द्वारा किया गया निर्माण है। मतलब ये जो है काबुली बाग मस्जिद, ये क्या है, ईंटों से बनी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ पे है, तो आपको बता ही दिया, पानीपत हरियाणा में है। रुहेलखंड के संभल में निर्मित जो जामा मस्जिद है, ये भी बाबर ने बनवाई। और ये फिर देखते हैं आगरा के पुराने लोधी किले में, आगरा के पुराने लोधी किले के भीतर की मस्जिद जो है वो भी क्या है, बाबर ने बनाई। और बाबर के जो सेनापति है मीर बाकी ने अयोध्या में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित जो राम मंदिर है उसको तोड़वा कर क्या किया, 1528 में यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। वर्तमान में यहाँ पे पुनः राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे मंदिर में श्री भगवान राम की जो है मूर्ति हमने प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे कर दी है। तो ये बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। तो हुमायूं जो है कौन से चित्रकारों को यहाँ पे लाया था, ये पूछा है आपसे स्कूल लेक्चरर 2022 में। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास आका रिजा, मीर सैयद अली, फारूक बेग और बिहाजत। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, आका राजा और फारूक बेग, तो ये तो आप गलत कर दे सीधे सीधे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मीर सैयद अली और बेहजाद में से। तो जो बेहजाद है वो तो आया था बाबर के टाइम पे, तो बाबर लाया था इसको तो। और एक और था बाबर के टाइम पे, बेहजाद के अलावा हमने क्या याद किया था, शाह मुजफ्फर। क्या याद किया था, शाह मुजफ्फर। और बेहजाद हमने याद किया था बाबर के टाइम पे। तो ये तो बात हो गई, ये दोनों क्या है थे, ये भी फारस या ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें क्या है, इन दोनों चित्रकारों का उल्लेख है। अब बात करते हैं मीर सैयद अली की, यही ऑप्शन बचा है तो यही आंसर हो जाएगा। अब पर इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि जो हुमायूं है वो कौन कौन से ईरानी चित्रकार को यहाँ पे लाया था। तो देखते हैं व्याख्या में, हुमायूं ने फारस और अफ़गानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान क्या किया, मुग़ल चित्रकला की नींव रख दी। और क्या किया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मुग़ल जो चित्रकला है क्या है, मुग़ल चित्रकला की नींव किसने रखी, मतलब मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ किसने किया, तो हुमायूं ने किया। और हुमायूं जो था, हुमायूं की मुलाकात यहाँ के जो रहने वाले थे दो महानतम कलाकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु समद से हुई। किससे हुई, ख्वाजा अब्दु समद और मीर सैयद अली से इनकी मुलाकात हुई। हुमायूं की अस्थायी राजधानी काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में चित्रशाला की नींव रखी गई। मीर मुसब्बिर जो मीर सैयद अली का पिता था, जो अपने पुत्र के साथ भारत आया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और अब्दुल समद को शीरी कलम की क्या करी थी, उपाधि दी थी। तो ये सब हमने क्या है अपने नोट्स में भी पढ़ा था, फिर से आपने देख लिया। यहाँ पे क्या किया इसने, अब्दुल समद मीर सैयद अली को तो क्या है नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि इसने दी थी। और जो मीर सैयद अली है इनकी देख रेख में क्या है, किसका चित्रण हुआ, तो इनकी देख रेख में चित्रण हुआ हमजनामा का। तो हमजनामा का चित्रण यहाँ पे इनकी देख रेख में हुआ है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और हमजनामा क्या है, तो इसमें क्या है 1200 चित्रों का संकलन है। फारसी नायक अमीर हमजा की इसमें क्या है वीर गाथाएँ बताई गई है। हमजनामा का दूसरा नाम भी है एक, दास्तान अमीर हमजा। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमजनामा दे दे या फिर आपको दास्तान अमीर हमजा दे दे, एक ही बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, जो कि है मुग़ल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था।
तो वही क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ लिया। पहले पूछा कि कौन कौन से चित्रकार जो थे, मतलब इसमें से कौन कौन को हुमायूं लाया। अब उल्टा पूछ लिया कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लाया। तो कौन लाया था, अभी हमने देखा हुमायूं लाया था। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2022 में। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप घुमा घुमा कर यहीं से पूछते हैं, बाहर कहीं नहीं जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें टॉपिक का नाम जो है, मतलब पूरा ना दे करके टॉपिक में भी आपको पढ़ना क्या है उसके अंदर की चीज़ें पूरी दी गई है। जैसे अब मुगल काल आप पढ़ने बैठे तो आपको सब पढ़ना होगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, सब औरंगजेब तक, उसके बाद तक सब पढ़ो। और इन्होंने क्या किया, सबसे स्पष्ट दे दिया कि कला पढ़ लो, साहित्य पढ़ लो और स्थापत्य पढ़ लो, ज़्यादा है तो विज्ञान पढ़ लो। तो बस इसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन देख के आपको सब पता चल रहा होगा। तो अगर आप वो पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रहोगे, आपके पेपर ही आ जाएगा और आपका जो सिलेबस क्या है कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, फालतू की चीज़ें ना पढ़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना गया है। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके भी बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, किसमें, मुगल काल वाले में। और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ये भी मैंने बताया था। तो ये यही क्वेश्चन था, प्राध्यापक में पूछा है 2020 में। तो दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण क्या है मुगल वास्तुकला में, तो ये बताया था आपको, हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हाईलाइट करके भी लिखा गया था, वहाँ पे नोट्स में देखा हो आपने ढंग से। तो ये बताया था। अब हुमायूं का मकबरा जो है अकबर कालीन क्या है, प्रारंभिक मतलब पहली इमारत है। और अकबर जो है उसी को क्या कहते हैं, अकबर को ही मुगल वास्तुकला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुगल वास्तुकला का जनक कहते हैं, या फिर वास्तविक संस्थापक भी इसको कह देते हैं। किसको, अकबर को। अब हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण दिल्ली में हाजी बेगम ने करवाया। और हाजी बेगम कौन थी, तो ये थी अकबर की सौतेली माँ। और इसका वास्तुकार कौन था हुमायूं के मकबरे का, तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मीरक मिर्ज़ा गयास। इसके दो उपनाम हैं। तो उपनाम कौन कौन से हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं, फटाफट से देखें। तो एक उपनाम तो है इसका ताजमहल का पूर्वगामी। क्या है, ताजमहल का पूर्वगामी। और दूसरा नाम इसका क्या बताया था मैंने, तो दूसरा मैंने बताया था आपको मुग़ल बादशाहों की कब्रगाह। मतलब यहाँ पे मुग़ल जो बादशाह है उनकी क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, कब्र है यहाँ पे। और यहाँ पे ही जो है सफ़ेद मार्बल क्या है, वाइट मार्बल का यूज किया गया है। और दोहरे गुंबद तो यहाँ हो ही गया कवर। इसके अलावा यहाँ पे चार बाग पद्धति भी है। क्या है, यहाँ पे चार बाग पद्धति भी यहाँ पे यूज की गई है। तो वाइट मार्बल हो गया, चार बाग हो गया, दोहरे गुंबद हो गया। तो इन सब का क्या है, यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यही सब बात यहाँ लिखी हुई है, फिर से देखते हैं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में कराया। इस मकबरे का नक्शा मतलब वास्तुकार कौन था, मीरक मिर्ज़ा गयास था, जो कि ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया। मुख्य रूप से ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित काले और श्वेत संगमरमर से गुंबद से बना हुआ भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो यहाँ पे क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यहाँ पे नहीं है, इसको रॉन्ग करें। और ये जो है अपने वाइट मार्बल से ही है, इसी को आप ध्यान में रखें। तो इसको यहाँ पे हटा दें, क्योंकि यह क्या है, आपकी आरबीएससी की बुक में ये दिया हुआ है। तो इसको याद रखें, श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से। और गुंबद का यूज़ यहाँ पे किया गया है, प्रथम दोहरे गुंबद का यूज किया गया है। इस मकबरे के चारों ओर क्या है, एक बाग की रचना है, मतलब वही चार बाग शैली की यूज़ किया गया है, जिस कारण से इसे क्या है, चार बाग शैली का पहला बाग मकबरा कहा जाता है, माना जाता है। तो इतना हमने यहाँ पे क्या है हुमायूं के मकबरे में देख लिया।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की। ये पूछा है 2 बार, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, एक तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाले में और स्कूल लेक्चरर जो है उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हैं अपने को अबुल हसन, मंसूर, विशनदास और मनोहर। तो ये बताना है हमें नादिर उद जमा की उपाधि किसको दी है। तो इसका आंसर होगा अपने पास अबुल फजल। तो अबुल फजल आंसर हो गया। मंसूर, विशनदास और मोहन जो मनोहर थे, ये भी क्या थे, उस टाइम के चित्रकार थे। तो मुग़ल सम्राट जो है जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम शिखर पर थी, मतलब हाई लेवल पर थी उस टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के समय को चित्रकला का क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में क्या किया, आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिसनदास, अबुल हसन और मंसूर। तो ये सब यहाँ पे हैं किसके समय के चित्रकार, जहांगीर के समय के। जहांगीर के शासनकाल में महिला चित्रकार भी देखी गई है, जो कि कौन कौन सी है, ये हैं साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकिम बानो। तो ये सब बात हुई। जहांगीर के समय को क्या है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। और जहांगीर ने उन दोनों को क्या है, नादिर उल असर या युग शिरोमणि किसको दी उपाधि, उस्ताद मंसूर को दी, और नादिर उद जमा अबुल हसन को प्रदान की। तो अब हमने इनको याद कैसे किया था वो भी बताती हूँ आपको। उससे पहले देखते हैं उस्ताद मंसूर जो थे वो क्या थे, प्रसिद्ध पशु विशेषज्ञ चित्रकार थे। मतलब ये पशु पक्षियों के जो चित्र थे वो बनाते थे, पक्षियों के। और जबकि अबुल हसन जो थे वो क्या थे, व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट बनाते थे। तो इसमें इनको महारत हासिल थी। अब इसके अलावा जो हमने याद किया था वो बताती हूँ आपको। तो हमने याद किया था किसको, हमने याद किया था नादिर उद जमा को, जो कि अबुल हसन को उपाधि दी गई है। कैसे, तो ये हमने याद किया था अबू को जमा, अबुल हसन को अब्बू ने जमा किया। तो ऐसे हमने याद किया था अबू को जमा, तो ऐसे हो गया अपने पास क्या, अबुल हसन, और जमा से हो गया अपने पास क्या, नादिर उल जमा। ऐसे याद किया था। और मंसूर असर सेम रिलेट हो रहा है बोलने में, तो ऐसे याद रह जाएगा, उस्ताद मंसूर को दी है नादिर उल असर की उपाधि। तो ये सब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया। क्या है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया, ये पूछा है 2020 में। तो ऑप्शन दिए हैं फैजी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, इब्राहिम सरिंदी। तो इसका आंसर है अपने पास में, आप सभी को पता होगा कि अकबर के शासनकाल में क्या किया था, अबुल फजल ने क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था पंचतंत्र का, और उसका नाम क्या था, इसका नाम था अनवार ए सुहेली। तो ये मैंने वहाँ पे बताया था कि आरपीएससी ने पूछा है, तो यही क्वेश्चन था वो, जो ये कि पूछा गया था। तो अब इसमें व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में अपने दिया है, अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद की विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो महाभारत ग्रंथ है उसका फारसी अनुवाद किया है रजमनामा में, और अनुवादक थे फैजी, नकीब खां, शेख सुल्तान हाजी और मुल्ला शेरी और बदायूनी। रामायण का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है रमजनामा। तो रामायण का भी रमजनामा है और महाभारत का भी यहाँ पे रमजनामा ही है नाम। तो और इसका जो अनुवाद किया बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान हाजी और फैजी, अगेन वही है सारे, सिर्फ इसमें ये नहीं है मुल्ला शेरी। पंचतंत्र का किया अनवर ए सुहेली में, और हुसैन कशीफी के द्वारा ये अनुवाद यहाँ पे किया गया। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा हुसैन कशीफी, यहाँ पे यही सही है कि अनवर ए सुहेली जो है इनका किया था अबुल फजल ने। और पंचतंत्र का किया था आयर दनीश, ये भी अबुल फजल ने किया था। और कलीला दमना का आयर दनीश ये अबुल फजल ने किया था। तो ये बात हो गई। अब नल दमयंती जो है इसका किया मसनबी नालो दमन,
ये किया था फैजी ने। राज तरंगिनी का किया अमार दनीश, जो कि मुल्ला मोहम्मद शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। ये पूछा था RS में 2016 में। तो ये क्या कहलाता है? रज्मनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा, हमजनामा। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, अभी अभी हमने क्या देखा था, रमजनामा के नाम से किया गया है। और किसने किया है? तो ये किया है नकीब खां, मुल्ला खां, शेख सुल्तान हाजी फैजी के द्वारा। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के काल के लेखकों रचनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नेगेटिव पूछा है यहाँ पे। तो ये पूछा है प्राध्यापक 2020 में। तो औरंगजेब के काल का कौन नहीं है ये बताना है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, ये तो अपने क्या है, सही है। फिर आता है अपने पास में मोहम्मद साकी। तो मोहम्मद साकी जो है खुलासा उत तवारीख जो है ये इस टाइम का नहीं है। ये महाभारत काल से लेकर के शाहजहाँ की मृत्यु तक का इसमें संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। तो यही क्या है, अपना आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। तो ऐसे अपने यहाँ पे आंसर है। बाकी देख ले, भीमसेन के टाइम का नुस्खा है दिलखुशा है, और ईश्वरदास नागर के टाइम का फतुहात है आलमगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है बताना है, नेगेटिव रेस्पॉन्स देना है। प्राध्यापक में पूछा है 2020 में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आराम बाग तो किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया। तो याद ही किया था हमने ऐब से। तो आराम बाग बाबर। निशात बाग श्रीनगर वाला किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया या नहीं बनवाया, ये आपको बताना है। तो जो निशात बाग है श्रीनगर वाला, ये बस अकबर ने नहीं बनवाया। जो श्रीनगर में है वो बनवाया था अपने जहांगीर ने। और शालीमार बाग भी इसको कहते हैं, निशात बाग को। और एक शालीमार बाग और स्थित है जो कि लाहौर में है। ये आ ही गया क्वेश्चन, शालीमार बाग लाहौर में है और ये शाहजहाँ ने बनवाया। तो ये सही है अपने। फिर है पिंजौर बाग जो कि पंचकुला में है और औरंगजेब ने बनवाया। तो ये भी बिल्कुल सही है। पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा में है और औरंगजेब ने बनवाया। ये कैसे याद किया था? औरंगजेब को पिंजरे में पंच पड़ा। कैसे याद किया था? औरंगजेब को पिंजरे में, मतलब जेल में भी क्या पड़ा? पंच पड़ा। तो ऐसे हमने याद किया था, औरंगजेब ने बनवाया पिंजौर बाग, पंच पड़ा से पंचकुला। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये याद किया था। तो यहाँ पे देखें व्याख्या में, निशात बाग को जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहाँ के भाई आसिफ खान ने बनवाया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग जम्मू कश्मीर के और शालीमार बाग लाहौर का निर्माण करवाया। पिंजौर बाग पंचकुला हरियाणा का निर्माण औरंगजेब और उनके चचेरे भाई नवाब फिदाई खान ने करवाया। आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया 1538 में आगरा में अपने आराम करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी उस्ताद नहीं थे? तो कौन नहीं थे ये बताना है। 2020 में पूछा है प्राध्यापक में। तो अकबर के टाइम के चित्रकार कौन नहीं थे? अभी तो हमने देखा था यहाँ पे। तो अभी हमने देखा था कि ख्वाजा अब्दुल समद जो है वो किसके टाइम के थे? हुमायूं के टाइम के। अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन कि हुमायूं के टाइम पे दो ईरानी चित्रकार कौन थे? तो एक तो था ख्वाजा अब्दुल समद और दूसरा हमने याद किया था कौन सा? मीर सैयद अली। तो ये क्या है? हुमायूं के टाइम के। यहाँ पे पूछा क्या है? अकबर के दरबार के उस्ताद थे पूछा है यहाँ पे। अब ये जो है हुमायूं के टाइम पे तो क्या है, अब्दुल समद को और मीर सैयद अली को क्या है भारत में लाया गया था। और अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे क्या है, ये दरबार में चित्रकला के क्या है थे? उस्ताद थे। किसके थे? मतलब ये अध्यक्ष थे अकबर के टाइम पे चित्रकारी के विभाग के। तो इसलिए क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ख्वाजा अब्दुल समद हो जाएगा। और जो है यहाँ पे प्रथम मुग़ल सम्राट जिसका छवि चित्र बनाया गया वो कौन सा पूछा है? तो अगर पूछे तो आपको बताना है अकबर। अग्रणी चित्रकार कौन था इस टाइम पे अकबर के टाइम पे? तो अग्रणी चित्रकार में नाम आता है दसवंत का। किसका नाम आता है? दसवंत का। तो इसने क्या बनाया था? इसने चित्र बनाया था रज्जनामा, जिसमें क्या था? अभी हमने देखा था ऊपर, महाभारत का फारसी अनुवाद था। और इसने क्या कर लिया था? दसवंत ने पागल होने से क्या है, आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। अब देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु अब्दुल समद के नेतृत्व में
एक अलग विभाग बनाया। तस्वीर खाना, जिसको चित्रकला विभाग का नाम भी कहते हैं, जिसका निर्माण कराया। उनकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली से अकबर ने शीरी कलम की उपाधि भी इनको दी थी। तो ये हमने ऊपर देखा ही था, हुमायूं के टाइम पे अब्दुस समद को क्या है, शीरी कलम की उपाधि भी दी गई थी। तो ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है वहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना हो। और बाकी के जो दिख रहे हैं आपको, मुश्किन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो ये सब किसके टाइम के हैं, तो ये हैं अपने जहांगीर के टाइम के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना पास, धरातलीय सजावट की पित्राडूरा शैली का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है। तो पित्राडूरा होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि मार्बल जो है उसमें क्या करते हैं, अगर हीरे मोती हम जड़वा दें तो उसको पित्राडूरा शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 4 बार तो पूछा जा चुका है। स्कूल लेक्चर 2014 में, महिला पर्यवेक्षक 19 में, स्कूल लेक्चर हिस्ट्री में 2020 में, आगे भी पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो ये मैंने बताया था पित्राडूरा का सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो यूज है वो किस में किया गया था, तो ये किया गया था एतमादुल्ला का मकबरे में। तो एतमादुल्ला के मकबरे में ये यूज़ किया गया था, तो ये आपको डायरेक्ट याद ही होगा। तो ये बात यहाँ पे सही है। एतमादुल्ला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया 1622 से 28 के बीच में। और नूरजहाँ के जो पिता थे मिर्ज़ा गयास बेग, इनकी याद में ये बनवाया। यह आगरा में स्थित है, यमुना नदी के तट पर। यह एक अत्यधिक अलंकृत इमारत है। मुख्य मकबरा इसका जो है वाइट मार्बल से सफ़ेद संगमरमर से है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः मतलब टोटली मार्बल में बनाई गई है। इसकी गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्राडूरा का प्रयोग सजावट हेतु यहाँ पे पहली बार किया गया है। संगमरमर की खुदाई और उसमें चमकीले पत्थरों को जड़ना, अलंकृत करना ही पित्राडूरा है। तो यही यहाँ पे दिया है और यही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके, निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। अब ये शीरी कलम, अब्दुस समद, ये ही आपका अभी पीछा नहीं छोड़ रहे, तीसरी बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो अब्दुस समद को क्या दी गई थी, शीरी कलम की उपाधि। तो डायरेक्ट देख के पता चल गया होगा अब तो ये सही हो गया। बसावन, सैयद अली और दसवंत जो है वो किसके टाइम के थे, तो ये भी अकबर के टाइम के ही थे। लेकिन क्या है, लेकिन इन तीनों को क्या है, यहाँ पे ये उपाधि नहीं दी गई थी। तो ये बात कर ली, ये 2012 में स्कूल लेक्चर में पूछा था। अब मुगलकालीन कलाकार और उनकी उपाधि देखते हैं। तो ख्वाजा अब्दुस समद, तो ये तो हमने याद कर ही लिया, 3 बार पढ़ लिया अभी तक, तो याद हो जाना चाहिए। शीरी कलम 3 बार तो अभी पढ़ लिया और पहले भी पढ़ लिया, तो 4 बार तो पढ़ ही लिया। उस्ताद मंसूर, तो मंसूर को हमने कैसे याद किया था, मंसूर को याद किया था, मंसूर और असर और युग शिरोमणि, एक और इनकी असर और युग शिरोमणि, ये दोनों किसकी है, उस्ताद मंसूर की। तो ये हो गया। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दिए नासिद उल असरार को। फिर है अबुल हसन, अबुल हसन को हमने याद किया था अबू को जमा। तो कैसे याद किया था, अबू को जमा। तो अबू से हो गया अबुल फजल और जमा से क्या हो गया, ये वाला जमा, नादिर उद जमा। फिर है वेजाद, वेजाद वाला हमने देखा ही था, वेजाद पूर्व का राफेल इनको कहा गया है। और ये किसके टाइम पे था, तो बाबर के टाइम पे ये था, कौन, बेहजाद। और एक और याद किया था बाबर के टाइम पे हमने, तो कौन सा याद किया था, शाह मुजफ्फर। तो इस तरह से 2 हो गए। फिर आता है मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ये है, तो इनको दिए जर्री कलम की उपाधि। कौन सी, जर्री कलम की। तानसेन को दिए कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि, तो ये हमने देख ही लिया था, ये सही है। बीरबल को मिली है कवि प्रिय की उपाधि। लाल खां जो है संगीतज्ञ, इनको दी गई है गुण समुद्र की उपाधि। हरि विजय सूरी को दी है जगत गुरु की उपाधि। जिनचंद सूरी को दी है युग प्रधान की उपाधि। ये सारी उपाधियाँ आप याद कर लें तो आपको पूरी याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि कैसे याद रहेगा, ये हरि है तो हरि जगत गुरु, तो हरि जो है मतलब भगवान जो है वो क्या है, जगत के गुरु हैं, तो ऐसे याद हो गया। जिनचंद्र सूरी, सूरी युग प्रधान है, तो युग प्रधान की उपाधि दी है जिनचंद्र सूरी को। तो ऐसे याद रहेंगे कि
चंद्रयुग जो है क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब बड़ा होता है, ऐसे याद रख लें। तो चंद्रयुग हो गया, तो चंद्र से हो गया जिनचंद्र और युग से हो गया अपने पास युग प्रधान। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रखें। थोड़ी सी ट्रिक आप भी बना सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना आपको बता रही हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही है तो भी लिखें, और हेल्प हो रही है तो भी ज़रूर लिखें। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसको ज़रूर लिखें, मैं आपकी प्रतिक्रिया पे ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख करके बिना कमेंट करे नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा शैली क्या थी। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ही हमने यहाँ पे ये शुरू ही किया था मुगल काल में कला में। तो ये तो था अपने क्या है, फ़ारसी भाषा। इनकी प्रमुख भाषा थी फ़ारसी। तो ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया 2014 में। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सिंपल आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है अपने नोट से, और फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मुगल काल में दरबारी भाषा फ़ारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में क्या क्या थी, संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया गया था। तो संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक जो भाषा थी उनका अनुवाद फ़ारसी में किया गया था। किसके टाइम पे, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता भी हमने देखी, फैजी ने की थी। किसने, फैजी ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो अपनी आत्मकथा किसने लिखी, एक तो बाबर ने लिखी, जिसका नाम क्या था, ये तो हमें पता ही है कि क्या था, इसका नाम बाबर नामा था। तो ये हो गया। अब इसके अलावा किसने लिखी, तो जिसमें बाबर नहीं है वो तो काट दें अभी। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ बचा। अब हुमायूं ने लिखी क्या, तो हुमायूं की तो आपको पता है क्या। तो ये जो है अपने क्या, जहांगीर। जहांगीर जो है इसने लिखी थी कौन सी, तुजू के जहांगीरी। क्या लिखी थी, तुजू के जहांगीरी लिखी किसने, जहांगीर ने। तो ये दोनों सही है यहाँ पे, इसीलिए आपका ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। हुमायूं के द्वारा कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखी गई, तो ये अपने रॉन्ग हो जाता है। तो ये अपने सही हो गया। आप देखते हैं इन्होंने क्या दिया यहाँ, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी मतलब बाबरनामा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबयाइन को प्रारंभ किया। बाबर ने कविताओं का संग्रह दीवान तुर्की भाषा में नाम करवाया। जहांगीर ने क्या लिखी, तुजू के जहांगीरी लिखी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, फ़ारसी भाषा में ये है। और बाबरनामा जो है कौन सी भाषा में है, मूलतः तुर्की भाषा में है। तो ये याद रखें कौन सी भाषा में है। तो जहांगीर की हो गई तुजू के जहांगीरी, जो कि किस में है, अपने फ़ारसी भाषा में है। ये लिखना शुरू किया, लेकिन अपने शासनकाल के 16 वर्षों तक कार्य करने के बाद इसको क्या है, बंद कर दिया। तत्पश्चात उसके मोतमिद खान ने शुरू किया, किंतु अंतिम रूप से इस पुस्तक को मोहम्मद हादी के द्वारा पूरा किया गया। मतलब 3 लोगों के द्वारा ये पूरी लिखी गई है, पर स्टार्ट तो किसने कर दी थी, जहांगीर ने कर दी थी। तो जहांगीर ही यहाँ पे आएगा अपने। तो शुरू तो इन्होंने कर दी थी, 16 वर्ष बाद क्या है, बंद कर दी थी। तो फिर मोतमिद खान ने शुरू की, फिर ये भी पूरा नहीं कर पाया, तो लास्ट में मोहम्मद हादी ने क्या है, इसको पूरा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कौन सा है ये ग्रंथ, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा और जहांगीरनामा। तो गुलबदन बेगम जो थी ये कौन थी, पहले तो ये पता होगा आपको। तो ये थी बाबर की पुत्री। तो बाबर की पुत्री कौन थी, गुलबदन बेगम थी। अब इसने क्या किया, कौन सा ग्रंथ लिखा, तो इसने लिखा हुमायूंनामा। अब बात करते हैं, तो ये अपना सही हो जाएगा यहाँ पे, हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इसका जन्म क्या है, 1523 में हुआ और मृत्यु 1603 में हो गई। उसने प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा है। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन किस में देखा गया है, तो हुमायूंनामा में देखा गया है। लिखा किसके द्वारा गया है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है इसको घुमा करके, तो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृतांत लिखा। तो अभी तो हमने पढ़ा, गुलबदन बेगम ने पढ़ा लिखा, तो ये हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा के लेखन को आश्रय मिला।
अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो बाबर के टाइम तो नहीं था, हुमायूं के टाइम पे भी नहीं था, जहांगीर भी नहीं था। अकबर ने क्या है, जो अनुवाद विभाग था उसकी स्थापना करवाई थी। तो इसी में क्या है, संस्कृत में जो था और तुर्की में और बाकी की जो भाषाओं में था उनका क्या है, इसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। इसीलिए क्या है, यहाँ पे संस्कृत भाषा के लेखक को भी जो था यहाँ पे आश्रय यहाँ पे मिला था। और यहाँ पे हिंदी साहित्य का था एक विभाग जो अनुवाद करने का, वो भी स्थापित किया था। इसी तरह से इसने अनुवाद स्थापित करने के विभाग स्थापित किए थे। तो अकबर जो था प्रथम मुगल शासक था जिसने संस्कृत को क्या है, प्रश्रय दिया। अकबर के शासनकाल में ही फारसी प्रकाश नामक प्रथम फारसी संस्कृत शब्दकोश संस्कृत किया गया, जिसे जैन विद्वान परमशंकर ने क्या है, तैयार किया था। किसने तैयार किया? परमशंकर ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपद आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे है? ये पूछा है रीट लेवल 2 में 2022 में। तो ये क्या है, एक पुस्तक के भाग हैं मुगल काल के। तो इसमें जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम देख लेते हैं कि है किससे रिलेटेड। तो यहाँ पे है पुस्तक के भाग हैं मुल्क आबादी, मंजिल आबादी और सिपह आबादी। तो जो अकबरनामा है किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा। 7 वर्षों में लिखी गई है, 1591 से 98 के बीच। ये पुस्तक 3 जिल्दों में है और इसकी आखिरी जिल्द में क्या है, आईने अकबरी है। और आईने अकबरी को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली और मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में मतलब लास्ट पार्ट में अबुल फजल की क्या है, जीवनी वर्णित है। आईने 5 भागों में दफ्तर का संकलन है। पहले 3 भाग में क्या है, पहले 3 भाग में प्रशासन का विवरण है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग जो है सिपह आबादी है, जिसमें क्या है, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बताया है। सिपह आबादी क्या है, सैनिक, नागरिक और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बताया है और ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा भाग है मुल्क आबादी। तो मुल्क आबादी में आपको नाम से पता चल रहा होगा, साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों का विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का ये बयान देता है। तो इस तरह से ये अकबरनामा के बारे में पूरा आपने पढ़ लिया। तो फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अपने क्या है, मुगल साहित्य तो है ही सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डीपली अगर उसको करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो रीट में पूछा है 2022 में। तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली थी नस्तालिक। तो नस्तालिक जो है एक फ़ारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुग़ल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक और शिकस्त लिखने में निपुण था। नस्तालिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसमें लंबे सपाट प्रवाही तरंग से लिखा जाता था। इसमें 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से क्या है, स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम, सोने की कलम से किताब से नवाजा गया है। ये जो फैक्ट है ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक में से, हिस्ट्री में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? ये आरएस में पूछा था 94, 95 और 96 में। तो किस मुसलमान विद्वान में हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान था? तो अपने पास ये आएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान था। अकबर का काल जो था हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की धरोहर ही नहीं थी, अपितु मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के मर्मज्ञ जो थे कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना इन सब में मुख्य स्थान अपना रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खाने खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा था। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? रहीम सतसई, जो कि क्या है, एक दोहों का संग्रह है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है की रचना किसके शासन में की गई?
तो ये हमने पढ़ा था, अकबर के शासनकाल में की गई थी। तो ये अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। जेल प्रहरी 2018 में पूछा है ये। मुगल काल हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल अकबर काल के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। तुलसीदास ने इसी समय क्या है? अपनी रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट जो अकबर है उसके टाइम का प्रसिद्ध चित्रकार आपको बताना है। तो प्रसिद्ध चित्रकार इस टाइम का था अपने पास कौन? दसवंत। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दसवंत था। और इसने क्या है? पागल होने से क्या है? अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो अब देखते हैं इसके बारे में। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम जो हैं वो हैं अबुल फजल ने क्या किया? आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल, हरिवंश। इसमें से जितने आपको याद रह जाए उतने आप याद कर लें और ज़्यादा परेशान ना हो। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, काम से क्या है? अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में सहयोग दिया। और किंतु बाद में यह चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, मतलब पागल हो गए थे ये। इसलिए क्या है? इन्होंने क्या है? 1584 में क्या कर ली? सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। किसने? दसवंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये पूछा है स्कूल व्याख्या था हिस्ट्री के सब्जेक्ट पेपर में 2020 में। तो वो चित्रकार बताना है जो शिकार के चित्र बनाने के लिए फेमस था। तो इसका आंसर है मनोहर। तो यहाँ पे देखते हैं, उस्ताद मंसूर जो है दुर्लभ पशुओं, शिकार और बिरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों का क्या था? चित्रकार था। अब जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार देखते हैं और चित्र देखते हैं। तो ये है बंगाल का एक अनोखा पुष्प जिसका चित्रकार था मंसूर। साइबेरिया का बिरला सारस, इसका चित्रकार भी था मंसूर। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र ये बनाया मनोहर ने। किसने बनाया? मनोहर ने। तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का मेन पेज का चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने। ड्यूटर के सेंट पॉल का चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने। बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया फारूक बेग ने। तो ये टेबल आपको याद करनी है, आगामी परीक्षाओं में क्या है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से देख लेते हैं, मंसूर ने क्या किया? 2 चित्र बनाए, बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का बिरला सारस। फिर अबुल हसन ने भी 2 बनाए, तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ और ड्यूटर के सेंट पॉल का चित्र। तो 4 तो याद हो गए। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र किसने बनाया? तो जहांगीर का चित्र बना दिया मनोहर ने। फिर लास्ट बचा बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का चित्र। तो आदिल शाह का बनाया फारूक बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने क्या है? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनवाई थी। तो यही है दिल्ली की जो फेमस जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में कौन कौन सी थी? दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, उस्मान दर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला। अब इसको याद कैसे किया था हमने? तो इसको याद किया था हमने कैसे? रेशमा दीदी नशीला आम मत खा। कैसे याद किया था? यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। रेशमा दीदी को आम खाने का क्या था? बड़ा शौक था। तो वो जैसा आम मिलता था वही खाने लग जाती थी। तो एक बार क्या है, नशीला आम खाने लगी थी। तो इसी से ट्रिक बनाई कि रेशमा दीदी नशीला आम तो मत खाओ, तो नशीला आम मत खाओ। तो इससे ही अपनी क्या है, ट्रिक बन गई। अब ट्रिक में किसको उसको शामिल किया है बताती हूँ फटाफट से। तो रेशमा से अपने क्या है, रेश एक हो गया अपने पास क्या? रेशमा बाग। तो एक हो गया रेशमा बाग। शह से क्या हो गया? शह से हो गया अपने शाहजहाँ बाग। क्या हो गया? शाहजहाँ बाग हो गया शह से। माँ से क्या हो गया? माँ से हो गई अपने मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद कहाँ पे? ये है आगरा के किले में। अब दीदी, तो वही एक दी से तो क्या है? दीवाने आम हो जाएगा। अब आम लोग राज दरबार में जा सकते हैं अनुमति लेकर। फिर दी से बताया था मैंने दीवाने
क्या है, खास। अब खास लोग जो हैं कौन होते हैं, मंत्री होते हैं, तो ये क्या है, मंत्रणा कक्ष था। अब नशीला से हो जाएगा, न से हो जाएगा यहाँ पे क्या, नगीना मस्जिद। क्या हो जाएगा, नगीना मस्जिद। शी से क्या हो जाएगा, शी से हो जाएगा आपके पास शीश महल, तो शीश महल हो गया। ला से आपके पास क्या था, ला से था आपके पास रेड फोर्ट। आ से क्या है, आ से है आपके पास आगरा का किला। मैं से है आपके पास मच्छी भवन और मयूर सिंहासन। अब सॉरी, इस वाले में से है मयूर सिंहासन। तय से है आपके पास ताजमहल और खाओ के से है अपने पास खास महल। तो इस तरह से जो थे अपने ये पूरे हमने याद किए हुए थे, तो आपके एक भी यहाँ पे नहीं छूटेंगे, पूरे आपको याद हो जाएंगे शाहजहाँ के टाइम के जो हैं इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। तो अभी अभी याद किया था हमने, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के टाइम पे किया गया था। तो ये क्या था, रत्न जड़ित एक सिंहासन था। आगरा के महल में ये सार्वजनिक सभा भवन में रखा गया था। शाहजहाँ के रत्न जड़ित सिंहासन को तख्ते मुरस्सा भी कहते हैं। इसके बारे में बादशाह नामा में लिखा है कि संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट मतलब लगभग 10 फुट है। और राज्यारोहण के समय जो है महामहिम ने आदेश दिया कि 46 लाख रुपए की लागत मतलब 46 लाख रुपए के रत्न और बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए थी, से ये सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष का समय लग गया। इसकी सजावट में प्रयुक्त बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। और शाह अब्बास सफाकी ने दिवंगत जो बादशाह था जहांगीर को यहाँ पे भेजा, मतलब ये भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब एक ईरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलूग खां, शाह अब्बास के साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम भी अंकित थे। तो ये सारी बात जो है यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक से ली गई है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा डीपली इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आप इस बुक को रिवाइज करेंगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करें। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो इसी टाइप के वो क्वेश्चन बनाएगा। तो आप ध्यान में रखें कि आरपीएससी अभी कैसे क्वेश्चन बना रही है। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले के हैं तो आपको इजी लग रहे होंगे। जैसे ये 1999 में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है, तो कोई भी बता देगा बीबी का मकबरा किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया, तो औरंगजेब सही हो गया। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद राज्य में मतलब स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह ने करवाया। औरंगजेब ने अपनी जो पत्नी थी दिलराम बानो बेगम रबिया उद दौरानी की याद में करवाया। 1678 में करवाया। स्थापत्य कला शैली का ये सुप्रसिद्ध जो है ताजमहल पे आधारित था और इसे द्वितीय ताजमहल या दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा कि बीबी का मकबरा है कहाँ पर ये जो डिटेल है इसमें से कुछ पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है। औरंगजेब द्वारा सफ़ेद संगमरमर से बनाई मस्जिद कौन सी है, तो ये मस्जिद है वाइट मार्बल से जो बनाई गई है, मोती मस्जिद है और लाल किले की ये है। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली की मोती मस्जिद के अधूरे कार्य को पूरा किया और 1674 में उसने एक लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था, तो कौन था इस टाइम पे, तो मोहम्मद अमीन गजविनी था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शाहजहाँ के समय में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई जिसमें उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी को पातशाहनामा और मोहम्मद अमीन गजविनी का पातशाहनामा, मोहम्मद सादिक का पातशाहनामा, इनायत खां का शाहजहाँनामा तथा मोहम्मद सालेह का अमले सहल सालेह प्रमुख है। मोहम्मद अमीन गजविनी शाहजहाँ के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। दारा शिकोह ने अपने ग्रंथों भगवत गीता, किसके ग्रंथ थे, दारा शिकोह के ग्रंथ कौन से थे, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देखरेख में फ़ारसी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं काशी के जो पंडित थे उनकी सहायता से 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर मतलब द ग्रेट सीक्रेट के नाम से फ़ारसी में अनुवाद किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, रिवीजन इनका करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक फ़ारसी रचना लिखी गई? तो ये सर्वाधिक फ़ारसी वाली लिखी गई औरंगज़ेब के काल में। औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था ये, मतलब जो कला साहित्य था उसके विरुद्ध था, इसलिए इसे खफ़ी खां को इसने क्या है, खफ़ी खां को मुंतखब उल तवारिक औरंगज़ेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन इसमें लिखा गया है कि रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। फिर भी औरंगज़ेब के समय में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें फ़ारसी में लिखी गई, जिसमें से खफ़ी खां का मुख्तनखब उल तवारिक है, ईश्वर दास का क्या है, फुताते आलमगीरी है, भीमसेन बुरहानपुरी का क्या है, नुक्शा ए दिलकुशा है। तो ये 3 आपको क्या है याद रखनी है, कौन कौन सी। एक तो हो गई अपने पास में खफ़ी खां की मुख्तनखब उल तवारिक, दूसरी हो गई ईश्वर दास का फुताते आलमगीरी, और थर्ड है भीमसेन बुरहानपुरी का कौन सा, नुक्शा ए दिलकुशा। तो ये हो गई, ये प्रमुख है। औरंगज़ेब के काल में और क्या हुआ, मोहम्मद साकी के द्वारा लिखी गई मासरे आलमगीरी को जो है डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने क्या कहा, मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा। तो ये क्वेश्चन अब आ सकता है कि मोहम्मद साकी को के द्वारा लिखी गई जो बुक है वो कौन सी है, तो वो है मासरे आलमगीरी, और इसको क्या है डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने क्या किया, मुग़ल राज्य का गजेटियर भी कहा है। और औरंगज़ेब ने अनेक अरबी ग्रंथों की रचना की सहायता से फ़ारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक जो है फतवा ए आलमगीरी संकलन करवाया। इसमें भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट मतलब संक्षिप्त पुस्तक इसको मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल वास्तुशिल्प का मिश्रण है क्या क्या, तुर्की अफ़गान, तुर्की फ़ारसी, अरब भारतीय और फ़ारसी भारतीय। तो ये हमने देखा था पहले शुरू में ही। तो ये था मुग़ल वास्तुकला में अपने फ़ारसी और भारतीय शैली का मिश्रण। तो यहाँ पे है मुग़ल काल जो है, मुग़लकालीन स्थापत्य और कला को भारतीय कला के सम्मिश्रण और ईरानी कला और इस्लामिक कला के प्रभाव के आधार पर क्या कहा है, इंडो इस्लामिक शैली और मुग़ल शैली के नाम से अभिहित किया गया है। तो ये हमने पढ़ा था और ये सीटेट में पूछा था 2012 में। अब सीधा सीधा पूछ लिया, बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। अब देखते हैं आगे और कौन के मकबरे कहाँ पे स्थित है। तो बाबर का मकबरा तो हो गया काबुल अफ़गानिस्तान में, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में जो कि हाजी बेगम के द्वारा निर्मित करवाया गया था, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में जहांगीर द्वारा बनवाया, जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया, औरंगज़ेब का मकबरा है खुलदाबाद दौलताबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय स्मारक को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो किसको किया है, लाल किले को किया गया था। कुतुब मीनार नहीं है, नाहरगढ़ भी नहीं है और हुमायूं का मकबरा भी यहाँ पे नहीं था। 2007 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, तो उस टाइम पे ये आंसर अपने लाल किला हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है लाल किले के बारे में, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। 2007 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इस किले की योजना वास्तुकार कौन थे, हमीद और अहमद ने बनाई थी। तो वास्तुकार पूछ सकते हैं, हमीद और अहमद है। मुगल बादशाह जो है शाहजहाँ, उसके द्वारा ये लाल पलवा पत्थरों से निर्मित करवाया गया। शाहजहाँबाद ने निर्मित लाल किले का पश्चिमी दरवाज़ा जो है लाहौरी गेट और जो दक्षिणी दरवाज़ा है वो दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। इस किले में मोती मस्जिद जो है औरंगज़ेब के द्वारा बनवाई गई। दीवाने खास इसके अंदर की छत जो है चांदी से निर्मित है। किसके अंदर की, दीवाने खास। अब खास से मैंने बताया था मंत्री, तो मंत्री अमीर होते हैं, तो अमीर से आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी छत क्या है, चांदी की है। दीवाने आम जैसी प्रसिद्ध इमारतें यहाँ पर है। दीवाने खास में अमीर खुसरो की प्रसिद्ध उक्ति यहाँ पे गुदी हुई है। क्या है ये, क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे दीवाने खास में अमीर खुसरो ने, तो लिखा है गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, जिसका अर्थ है यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। क्या लिखा है अमीर खुसरो ने, इन्होंने लिखा है गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, मतलब यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। तो किसके लिए लिखा है, ये लाल किले में है जो दीवाने खास, उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार हमने पढ़ा था, कौन था? डायरेक्ट याद होगा आपको, उस्ताद ईसा था। अब ताजमहल के बारे में और फैक्ट देखते हैं। ताजमहल जो है शाहजहाँ की प्रिय पत्नी कौन थी? मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम भी इनका नाम देखा जाता है, तो इनका ये मकबरा है। इसका निर्माण आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर 1631 में स्टार्ट हुआ और 1653 में, मतलब लगभग 22 वर्ष बाद में ये पूरा हुआ, और 9 करोड़ रुपए की लागत उस समय इसमें लग गई थी और ये तब जाके बन के तैयार हुआ था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है इटली का है, जिसका नाम क्या है? जेरिनियो वरोनियो था। लेकिन जो है ताजमहल का मुख्य प्रारूपकार था वो कौन था? वास्तुविद तो ये था, प्रारूपकार कौन था? अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहाँ ने क्या है, नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ताजमहल का भारतीय शिल्पकार उस्ताद ईसा खां था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में जो है अहमद लाहौरी आपको नहीं दिख रहा है, तो अगर प्रारूपकार यहाँ पूछता तो अहमद लाहौरी ऑप्शन में देता और वो सही होता। वास्तुकार पूछा है तो वास्तुकार शिल्पकार जो है वही दिए हैं ऑप्शन में, रहीम खां, कभी खां, उस्ताद मंसूर, उस्ताद ईसा। तो उस्ताद ईसा इसका जो है आंसर इसलिए सही है। तो ये क्या था? एक भारतीय शिल्पकार था उस्ताद ईसा, जो कि ताजमहल का था। ताजमहल कंधाकार गुंबद का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल के अंदर के भाग में क्या है? पित्रा ड्यूरा शैली का यूज किया गया है और ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित है। इसका उत्कीर्ण का कार्य जो है अमानत खान शिराजी ने करवाया था। ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था और ताजमहल में शाहजहाँ कालीन जो वास्तुकला है उसको चरमोत्कर्ष पे दिखाया गया है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जो कि ये सुमेलित करना है, मैच करना है, नेट 2018 में पूछा है। तो ये कलाकार के नाम है, ये उपाधियाँ हैं और मैच करना है कौन सी उपाधि किसको मिली है। तो चलिए मैच करते हैं। अब्दुस समद। अब अब्दुस समद तो आपको अच्छी तरह याद हो ही गया होगा कि ये उपाधि किसको मिली है। ये उपाधि मिली है अब्दुस समद को, मिली है शीरी कलम की उपाधि। किसके टाइम पे आया था ये? हुमायूं के टाइम पे। और अब आता है अबुल हसन। तो अबुल हसन जो है वो किसको मिली है? अबुल हसन की मिली है नादिर उल जमा। याद कैसे किया था? अबू जमा। तो अबू से अबुल फजल, जमा से नादिर उल जमा। तो 2 हो गए आपके। तो ए का थर्ड हो गया और बी का 4। तो ए का थर्ड और बी का 4 एक ही ऑप्शन में, तो 4th राइट हो जाएगा। पर बाकी के भी देखते हैं। अब उस्ताद मंसूर को मंसूर असर ऐसे याद करवाया था, तो ये असर, तो ये सेकंड हो गया इसका। और लास्ट जो बचा है कश्मीर का क्या है? मोहम्मद हुसैन। तो हुसैन का हो गया जर्री कलम। तो इस तरह से आप मैच कर सकते थे आसानी से और सही हो जाएगा। बाकी के जो बचे हैं वो देखते हैं। बेहजाद का हमने देख ही लिया था, पूर्व का राफेल मिली हुई है। उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असरार की मिली है। मंसूर का देख लिया हमने, नादिर उल असर मिली हुई है। अबुल हसन की देखी, जमा, अबू जमा। मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो है इनको मिली है जर्री कलम की। तो कश्मीरी कलम ऐसे इसको याद रख लें। कश्मीरी से क्या करें आपने? कश्मीर घूमने गए तो वहाँ से कलम लाए, तो कश्मीरी कलम ऐसे याद रख लें। ख्वाजा अब्दुस समद को क्या मिली है? शीरी कलम की। तो समुद्र से क्या है? शीशी भरकर लाए, ऐसे याद रख ले। कलम की शीशी भरकर लाए तो सम्मद हो गया समुद्र से, और शीशी कलम की तो शीरी कलम। तो याद हो गया। बाग नीलोफर का निर्माण किस मुगल प्रशासक ने करवाया? फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा है। तो बाग नीलोफर जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया गया था बाबर के द्वारा। और ये हमने क्या है, जो मुगल कालीन ये पढ़े थे क्या, स्थापत्य कला, तो उसमें सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें पढ़ा था हमने, एक तो पानीपत में काबुली वाला माग मस्जिद बनाई थी। रुहेलखंड संभल में क्या है, जामा मस्जिद बनवाई थी, जिसका प्रथम पत्थर बाबर ने रखा था। आगरा का नूर अफगान बाग, जिसको क्या है वर्तमान में आराम बाग भी कहते हैं, राम बाग भी कहते हैं, ये बनवाया था। और एक और लास्ट हमने देखा था वहाँ पे धौलपुर में क्या है, धौलपुर में बाग ए नीलोफर, जिसको एक और नाम क्या देखा था वहाँ पे हमने, लोटस गार्डन, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कमल उद्यान। तो ये सब जो एक ही कई नाम है, ये किसने बनवाए थे? बाबर ने बनवाया था उस टाइम पे। और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक बताई गई हैं और याद करवाने की मैक्सिमम कोशिश यहाँ पे की गई है मुग़ल कालीन स्थापत्य को। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और ये भी देखें तो मुग़ल कालीन से आपका एक भी क्वेश्चन जो भी आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, वो कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे। तो यही यहाँ पे दिया गया है, बाबर द्वारा निर्मित बाग ए नीलोफर या लोटस गार्डन कमल उद्यान धौलपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारक और सुलेखकार को सुमेलित करना है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, सुलेखकार मिलाना है इधर। तो इसका जो है, इसके सुलेखकार कौन थे? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी के अहमद अल चिश्ती थे। फिर है अतगा खान का मकबरा। अतगा खान का जो मकबरा है इसके थे बाकी मोहम्मद। शाह बेगम का मकबरा जो है इलाहाबाद में, इसके अपने आते हैं मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलाम। एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में, इसके अपने पास आ जाते हैं अब्द अल नबी कुरैशी। तो इसको क्या है, आप याद कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें, ये अपने नोट्स में नहीं है। तो प्रमुख स्मारक और सुलेखकार यहाँ फिर से दिए हैं। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है अपने, और इसके सुलेखकार है अहमद अल चिश्ती, जिसके वास्तुकार है बहाउद्दीन। ताजमहल जो आगरा में, इसके सुलेखकार हैं अमानत खान और वास्तुकार है उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी। तो ये वास्तुकार तो पता है, लेकिन ज़्यादा टफ करने के लिए वो क्या करेगा, अब सुलेखकार से क्वेश्चन बनाएगा, तो ये भी आप याद कर लें। अतगा खां का मकबरा जो है दिल्ली में, उसके सुलेखकार हैं बाकी मोहम्मद। शाकी बेगम का मकबरा जो है, शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद में, इसके सुलेखकार हैं मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलाम। एतमादुल्ला का मकबरा जो कि आगरा में है, इसके सुलेखकार है अब्द अल नबी उल कुरैशी। तो ये सब आप याद कर लें, आपको याद हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं अपने, फिर ये पूरा अपना पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। पंडित जगन्नाथ किस मुग़ल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो पंडित जो जगन्नाथ थे किस मुग़ल बादशाह के दरबार में राजकवि थे, ये आपको बताना है। ये हेड मास्टर 2018 में पूछा है। तो जगन्नाथ जो थे शाहजहाँ के टाइम के राजकवि थे। तो ये सब हमने कैसे याद किया था, जब हमने पढ़ी थी मुग़ल संगीत कला। क्या पढ़ा था हमने? मुग़ल संगीत कला जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने एक ट्रिक देखी थी। क्या? शाहजहाँ जो है उसके क्या है, सुखों का राज खुला। शाहजहाँ के सुखों का राज खुला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये सब याद किया था। तो शाहजहाँ से तो हो गया, शाहजहाँ के बारे में यहाँ पे, शाहजहाँ के जो भी है संगीतकार उस टाइम के। तो सुखों से एक तो हो गया सुखसेन हो गया। अब राज से, रा से अपने पास हो गया एक रामदास, ठीक है। जय से अपने पास हो गया जगन्नाथ। क्या हो गया यहाँ पे? जगन्नाथ। और जगन्नाथ को तुलादान की उपाधि मिली थी। और लास्ट बचा है खुलेगा, खुल गया था, तो खुल से हो गया अपने पास क्या, खुशहाल खां। क्या हो गया? खुशहाल खां। और ला से, मतलब खुला से अपने पास में, खू से तो ये हो गया खुशहाल खां, और ला से अपने पास लास्ट है लाल खां। और लाल खां को मिली है किसकी उपाधि? तो गुण समुद्र की उपाधि। तो ऐसे हमने इस ट्रिक से याद किया था, जो शाहजहाँ के बारे में थे, संगीतकार थे उस टाइम के वो। तो पंडित जगन्नाथ अपने यहाँ पे आ ही गया है, तो पंडित लगा के कंफ्यूज कर दिया, तो ये जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ मैच हो रहा है अपने पास, राजकवि थे किसके टाइम के? शाहजहाँ के। तो ये सही हो गया इस तरह से, और बाकी अपने क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे ये। अब इसका अब और देखते हैं, इन्होंने क्या दिया है। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक थे पंडित जगन्नाथ। तो ये आप ऐड कर लें कि जो जगन्नाथ हैं उनने कौन कौन सी बुक लिखी, तो गंगा लहरी लिखी और रस गंगाधर। और शाहजहाँ के ये राजकवि थे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदर दास भी जो है हिंदू लेखक भी इनके दरबार में थे। तो ये हमने देख ही लिया यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता है? पांडुलिपि के निर्माण का जो मुगल केंद्र है वो क्या कहलाता है? महावत खाना, इबादत खाना, कारखाना, किताब खाना। तो इसका आंसर अपने पास होगा किताब खाना।
ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2022 में, तो इसको भी आप ऐड कर लें, अपने नोट्स में ये नहीं है। तो मुग़ल काल में सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी, और पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र जो है शाही किताब खाना था। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। अब ये जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। RS में पूछा है 2013 में। तो आलमगीरनामा जो है वो क्या है? तबकात अकबरी, चहार चमन और इकबाल नामा जहांगीरी। अब इतना डीपली आपसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, पर फिर भी आप इसको छोड़े नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है। अब आलमगीरनामा जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम जो है इसके द्वारा लिखी गई थी। और फिर तबकात अकबरी जो है, तबकात अकबरी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ये निज़ामुद्दीन अहमद। फिर आता है चहार चमन। तो चहार चमन के आ जाते हैं चंद्रबान बहमन, और इकबाल नामा जहांगीरी के आ जाते हैं अपने पास में क्या? मोतमिद खां। तो इस तरह से अपना आंसर इसका हो गया 4th ऑप्शन। अब एक एक करके देखते हैं। तो आलमगीरनामा जो है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम औरंगज़ेब के समय का प्रथम और अंतिम सरकारी इतिहासकार था। उसने आलमगीरनामा में औरंगज़ेब के जो शासन थे उसके प्रथम 21 वर्ष, मतलब फर्स्ट 21 ईयर्स का क्या है, हिस्ट्री लिखा था किसमें? आलमगीरनामा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगज़ेब के समय का जो प्रथम 21 वर्षों का शासन था, मतलब इतिहास था, वो किस में लिखा है? तो आलमगीरनामा में लिखा हुआ है। और किसने लिखा था ये? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। बाद में क्या है, औरंगज़ेब ने राज्य में समकालीन इतिहास लेखन पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट आता है तबकात अकबरी। इसके रचयिता कौन थे? तो निज़ामुद्दीन अहमद थे, और इसे तारीख़ निज़ामी भी कहते हैं। फिर आता है चहार चमन। चंद्रबान द्वारा रचित है ये पुस्तक। इसमें शाहजहाँ की शासन प्रणाली और उसके वजीरों का वर्णन है। फिर आता है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इसमें मोतमिद खां का इकबाल नामा ए जहांगीरी का एकमात्र स्रोत है जो नूरजहाँ के बारे में जानकारी देता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नूरजहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी कौन देता है? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी देता है, जो कि मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे आपको ये सब याद रखना है। और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है दास्तान ए अमीर हमजा क्या है? तो दास्तान ए अमीर हमजा जो है क्या है? पेंटिंग का एक पन्ना है। तो ये सेट 2023 में पूछा था। तो दास्तान ए अमीर हमजा जो है, इसी का नाम मैंने आपको बताया था पहले, क्या है? हमजनामा है। और इसमें ही क्या है, लगभग कितने चित्रों का वर्णन है? 1200 चित्रों का इसमें वर्णन है। और इसी में क्या है, फारसी नायक जो है अमीर हमजा, उसकी वीर दास्तान कथाएं हैं। तो ये सब बताया था आपको, तो वहीं से क्वेश्चन है ये। हमजनामा मुग़ल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान अमीर हमजा भी कहते हैं। हमजनामा में लगभग 2400 चित्रों और 360 कहानियों का संग्रह है, जिसमें क्या है, लाल, नीले, पीले, कासनी, काले और हरे रंगों का प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से क्या है, हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या, कि ये अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है, 1857 की क्रांति होने वाला है। और इसी के साथ में जो अपने PYQ सेशंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में जो आपकी वीडियो आएगी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की, उनके क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो आपको 4th वीडियो में दिख जाएंगे, जिसमें हमने किया है। तो उसी पैटर्न से हम आगे फॉलो करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से फॉलो ना करके ऐसे अलग अलग करवाए जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपकी पढ़ाई मस्त चले, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ।